नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी से सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मदनी ने कहा है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसी समय सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो संविधान की पाबंदी करे। मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आइन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वंदे मातरम को लेकर भी मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को भड़काने का काम किया। मदनी ने कहा कि मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन तेज हुआ है। डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद हुआ है। 18 लाख कैश पॉलीथीन में छुपाया गया था। 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश में खरीदी थी कार। तो 18 लाख कैश पॉलीथीन में छुपाया गया था। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ईडी की जांच में अल फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा सामने आया। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पी जमीन। ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे। जैसे नत्थू की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में
शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार है। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है, इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। जमीन आखिरकार इसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं। जांच एजेंसियां कह रही हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस का दिल्ली के निजी अस्पतालों को नोटिस। निजी अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी गई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, विदेशी डॉक्टरों की यहां पर जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में नोटबंदी, किसान कानून, कोविड और एसआईआर का जिक्र किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि बीजेपी सरकार के हर बड़े फैसले की कीमत जनता ने अपनी जान देकर चुकाई। पोस्टर में एसआईआर, चुनाव ड्यूटी में बीएलओ की मौत का भी जिक्र है। एसपी नेता मोहम्मद इखलाक ने यह पोस्टर लगाया है। इसमें लगातार विपक्ष पोस्टर के जरिए सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, जिसके क्रम में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पास एक सपा नेता द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी सरकार के हर बड़े फैसले की कीमत जनता ने अपनी जान देकर चुकाई है। नोटबंदी का जिक्र किया गया है, लिखा गया है नोटबंदी अव्यवस्था की मार, कई मासूम जाने बैंकों की लाइनों में खत्म हो गई। दूसरे नंबर पर काला किसान कानून, अन्नदाताओं को दर्द, आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की शहादत, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। तीसरे नंबर पर कोविड के दौरान शून्य तैयारियों के बीच अचानक लॉकडाउन का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, लॉकडाउन से उपजे पलायन के दौरान फैली भूख, बेबसी और निराशा से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। चौथे नंबर पर जो मौजूदा मुद्दा है वो है एसआईआर, चुनाव ड्यूटी, कर्मचारियों की मजबूरी, काम के दबाव में 10 से अधिक बीएलओ कर्मियों की जान गंवाई है। नीचे अंत में लिखा गया है ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हर एक संख्या के पीछे एक परिवार का उजड़ना है। ये पोस्टर लगाया गया है मोहम्मद इखलाक द्वारा, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर उनका जिक्र किया गया है। तो इस तरह के पोस्टर लगाकर लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। आज एसआईआर के दौरान हुई बीएलओ की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इस दौरान जहां
पीड़ित बीएलओ परिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे तो वहीं कहीं न कहीं सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद ने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, हर जगह यही समस्या है, हम लोग सदन में मामला उठाएंगे। साथ ही उन्होंने डिटेंशन सेंटर को लेकर कहा कि इनकी सरकार रहते घुसपैठियां कैसे आ गए, जहां चुनाव आता है वहां घुसपैठियों का मामला आ जाता है। बिहार झारखंड में कितने घुसपैठिए मिले? अभी पार्लियामेंट 1 तारीख से शुरू हो रहा है, हम सवाल वहाँ भी उठाएंगे। लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर लोकतंत्र का अगर चिरण हो रहा हो तो हम खामोश तो बैठेंगे नहीं। सवाल उठाने का हमारा हक है और हम चुनाव आयोग का काम है कि वेरीफाई करें। मैं भी चुनाव आयोग के साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि केवल वैलिड वोटर्स ही देश का में वोट दे, देश की सरकार बनाए। क्या जरूरत, पिछला लिस्ट है आपके पास, उसमें से कौन सही है कौन गलत है वेरीफाई कर लीजिए। जिसका नाम नहीं है नाम जोड़ दीजिए, जिसका नाम गलत है उसको हटा दीजिए। 2003 का क्या मतलब हुआ? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर फॉर्म को लेकर के जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं वो सरासर बीएलओ और कर्मचारियों पर जबरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है और सरकार अजीब जल्दबाजी दिखा रही है जिससे लोगों की जान तक जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के लिए भाजपा को इतनी जल्दबाजी क्यों है? यूपी में लगातार शादियां हो रही हैं, इस समय सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है। फॉर्म भरने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मियों को सहायक बनाया गया है। कल मैं फतेहपुर गया था, वहां मुझे पता चला कि सुपरवाइजर पर सरकार दबाव बना रही थी, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। आखिर इतनी जल्दी क्यों है? वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। सभी लोग अपना वोट बनवा रहे हैं और सरकार और इलेक्शन कमीशन हम तो बीएलओ जो जान गई जिन बीएलओ की उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं। चुनाव आयोग जिनसे काम ले रहा है उनके अगर जान गई परिवार में तो सरकारी नौकरी दें और 1 करोड़ से उस परिवार की आर्थिक मदद। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। होगा जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने जहां एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ाने की मांग कर दी है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी दबाव के चलते कई बीएलओ की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिनमें एक की मौत भी हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश बिहार में मगध हार कर आए हैं, अब जनता इन्हें अवध में भी हराएगी। वहीं मंत्री राजभर ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष झूठा माहौल बना रहा है, वोटर लिस्ट में बेवजह किसी का नाम नहीं काटा जा रहा। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सपा सांसद लगातार एसआईआर प्रक्रिया के लिए डेडलाइन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। उसे क्या 6 महीने 10 महीने और नहीं बढ़ाया जा सकता? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मन में खोट है और वो परेशान करने की नियत से कि जितने लोगों का नाम 4 तारीख तक सूची में आ जाएगा, बाकी लोगों से वो कागज और उनके दस्तावेज मांगेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी लेटर लिख करके मांग की है कि 3 महीने का समय बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जिला है, 25 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर इतने कम समय के अंदर ये एसआईआर का काम होना बहुत मुश्किल है। पहले तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब अब चुनाव आयोग करा ही रहा है तो समय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? एसआईआर को लेकर एसपी की बयानबाजी पर डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा है कि अखिलेश बिहार में मगध हार कर आए हैं, अब जनता इन्हें अवध में भी हराएगी।
समाजवादी पार्टी का और श्री अखिलेश यादव जी का और सरकारी परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए बौखलाहट में और बिहार में जाकर के भाषण दिए थे कि हम अवध जीत के आए हैं और मगध में हराएंगे। ऐसा वहां जब भाषण दिए तो उस अहंकार को सीता मैया ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि मगध भी हार करके आए हैं जहां जहां प्रचार करने गए, अवध और यूपी भी अब 2027 में बुरी तरीके से हारे। वहीं कांग्रेस और एसपी का कहना है कि सरकार के दबाव के चलते चुनाव आयोग ज्यादती कर रहा है, जिसके चलते बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। अल्प वेतन भोगी लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, इतना दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कि लोगों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई। जो बीएलओ बनाए गए हैं, बीएलओ चार बीएलओ मर चुके हैं, इतना टेंशनाइज हुए हैं, काम का दबाव डाला जा रहा है और तमाम जगह शिकायतें मिल रही हैं। यूपी में मंत्री ओपी राजभर ने एसआईआर को लेकर कहा कि विपक्ष झूठ का माहौल बना रहा है, वोटर लिस्ट में बेवजह किसी का नहीं काटा जा रहा है। आपने देखा कि एसआईआर होने की वजह से आपके बिहार में वोट का परसेंटेज बढ़ा ना, तो उसी तरह जो हो रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, न किसी का नाम कटने का है। सिर्फ आप फार्म भर करके आप दे दीजिए, आपको 9 तारीख को जो सूची प्रकाशित होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। अपना दल के विधायक पल्लवी पटेल ने एसआईआर के विरोध में फॉर्म भरने से इनकार कर दिया है। मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं, तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूँ, मेरे तमाम दस्तावेज हैं, तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? एसआईआर को लेकर जहां विपक्ष बीएलओ पर बढ़ते दबाव की बात कहकर समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी ने पूछा है कि विपक्ष आखिर घुसपैठियों को बचाने में क्यों जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की विखंडित विभाजनकारी दृष्टि ने हमेशा बढ़ावा दिया है। राजनीतिक लाभ के लालच में कांग्रेस ने नक्सली नेटवर्क को नैतिक संरक्षण और उनके समर्थकों को राजनीतिक सहारा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। यूपीए शासनकाल में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की नीतिगत नौटंकी ने सुरक्षा बलों के साहसिक अभियानों को कमजोर कर देश की सुरक्षा को ही संकट में झोंक दिया। कांग्रेस नक्सल नेक्सस लोकतंत्र के ललाट पर काला धब्बा है, राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। देश अब यह हकीकत जान चुका है। आगे बढ़ते हैं। बैन कफ सिरप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। नेटवर्क की तह तक जाने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। अमित सिंह टाटा, विभोर राणा और विशाल सिंह को रिमांड पर लेगी एसटीएफ। तीनों सिंडिकेट मेंबर को एक साथ बिठाकर एसटीएफ पूछताछ करेगी। एसटीएफ की रडार पर है पूर्वांचल का बाहुबली, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही और कई सफेदपोश। आजमगढ़ का एक ब्लॉक प्रमुख भी विकास नरवे और अमित सिंह टाटा को शरण दिए थे। इधर कफ सिरप मामले पर पूर्व सांसद का पोस्ट सामने आया। धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कहा कि मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, विरोधी पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस और विपक्ष झूठे आरोप लगा रही है। वाराणसी में पीएम की छवि धूमिल करने की कोशिश है। धनंजय सिंह ने कफ सिरप कांड पर सीबीआई जांच की मांग की है। आजमगढ़ में कफ सिरप कांड के कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ की टीम विकास सिंह के घर पर छापेमारी करने पहुंची है। फेंसिडिल सिरप और कोडीन युक्त दवाओं की तस्करी के मामले में जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हालांकि छापेमारी से पहले ही विकास सिंह मौके से फरार हो गया। इसके बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह भी रडार पर है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से आलोक भी फरार चल रहा है।
प्रतिबंधित सिर्फ तस्करी मामले में एक तरफ जहां एसटीएफ अपनी जांच का दायरा बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई का दौर भी जारी हो गया है। आज एसटीएफ की टीम आजमगढ़ जिले के नरवे गांव पहुंचती है, जहां विकास सिंह नरवे के घर पर छापेमारी करती है। फिलहाल विकास सिंह नरवे घर पर नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद एसटीएफ लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये विकास सिंह नरवे वही है जो शुभम जायसवाल को न सिर्फ अमित सिंह टाटा से मिलवाया था, बल्कि पूर्वांचल के बाहुबली, सफेदपोश और औषधि विभाग के कई डॉक्टरों से मिलाकर इस पूरे सिंडिकेट को खड़ा करने का काम किया था। विकास सिंह नरवे ने ही एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह से भी शुभम की मीटिंग कराई थी और उसके बाद आलोक को इस सिंडिकेट का मेंबर बनाया था। आलोक सिंह भी एसटीएफ के रडार पे है। लगातार एसटीएफ की टीम आलोक को ढूंढ रही है। आलोक के ऊपर आरोप है कि आलोक इस सिंडिकेट से जुड़कर न सिर्फ शुभम की मदद करता था, बल्कि कंटेनर को एक राज्य से दूसरे राज्य पार कराने में भी मदद करता था। फिलहाल एसटीएफ को कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं, जिसके बाद न सिर्फ विकास सिंह नरवे, आलोक सिंह इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं, बल्कि कई सफेदपोश ऐसे भी हैं जो पीठ पीछे जो है पर्दे के पीछे से सिंडिकेट को चला रहे थे और इसका मुनाफा ले रहे थे। जिसके बाद एसटीएफ की अब जांच प्रक्रिया तेज हो गई है और लगातार एसटीएफ ऐसे लोगों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द उनके नाम भी एसटीएफ उजागर कर देगी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज 18 आजमगढ़। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को सीएनएन न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जय शाह को क्रिकेट के ग्लोबल फ्यूचर को नए मुकाम तक पहुंचाने में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। जय शाह ने रिकॉर्ड क्रिकेट फैन के जुड़ाव को बढ़ावा देने और खेल के बिजनेस मॉडल को आधुनिक बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने के बाद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने अवार्ड को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत कौर, पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी और पूर्व कप्तान मिताली राज को डेडिकेट किया है। For the man who played a stellar role in revolutionizing women's cricket in India. Thank you very much, Mr. Shah, and also to all our jury members. Thank you. Thank you for joining us. The Harman, then Julandi, and Mitali is here. So I would like to dedicate this award to all of you. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? मैं एकदम केयरफुली बोलना चाहता हूं कि मैं आप सबको 1 दिसंबर 2024 के पहले ले जाना चाहता हूं, क्योंकि 1 दिसंबर 2024 को मैं आईसीसी का अध्यक्ष बना, तो मेरे को बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको 1 दिसंबर 2024 के पहले ले जाना चाहता हूं। 23 अक्टूबर 2019 को मैंने बीसीसीआई का सचिव का चार्ज संभाला। 23 अक्टूबर 2019 से लेके 1 दिसंबर 2024 तक हमने बहुत सारे डिसीजन लिए और बहुत सारे मुकाम भी पाए, जिसमें हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, हमने पे पैरिटी किया, हमने WPL का लॉन्चिंग किया, 50,000 करोड़ का मीडिया राइट्स किया और बिना कंट्रोवर्सी। नाउअडेज 50,000 करोड़ विदाउट कंट्रोवर्सी, दैट्स अ बिग थिंग। हमने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई जिसमें 20 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है, जिसमें सारी फैसिलिटी है। जैसे ये सारे प्लेयर्स पर्थ में खेलने जाते हैं, केप टाउन में खेलने जाते हैं, सिडनी में खेलने जाते हैं, मेलबोर्न में खेलने जाते हैं, लॉर्ड्स में खेलने जाते हैं, सारी पिचेस वहीं अवेलेबल है, इसलिए वहां पे परफॉर्मेंस अभी मिल रहा है हमको। और ऐसे बहुत सारे डिसीजन हमने लिए, लेकिन सबसे पसंदीदा मेरे जो 2 डिसीजन है उसमें पे पैरिटी और WPL का लॉन्चिंग। और जिसका रिजल्ट आपने देखा अभी। लेकिन मैं फिर से हरमन और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने पूरे देश का दिल जीता और आपने लड़कों को भी कम्पीट किया और उनको भी प्रेशर बनाया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। हरमन, आपको तो याद होगा, और मिताली दी आप वहां कमेंट्री कर रही थी केप टाउन में 2023 अक्टूबर में, 2023 फरवरी में, कि जब ऑस्ट्रेलिया के सामने सब हारे, तब यही जमीमा और यही हरमन, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ फाइट दिया, लेकिन हम 7 या 8 रन से गेम हार गए थे। लेकिन वो बदला
हमने डीवाई पाटिल स्टेडियम में पूरा किया। फिर से मैं न्यूज 18 और सारी ज्यूरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत जिले के 12 लोग 3 महीने से किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। वीडियो जारी कर उन्होंने अपना दर्द बयां कर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने बताया कि भूखा प्यासा रखकर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। काम से मना करने पर मारपीट की जा रही है। पासपोर्ट छीन लिया है। अलग अलग साइट पर ले जाकर काम करा रहे हैं। करीब 3 महीने पहले रिक्रूटिंग एजेंसी के जरिए निर्माण कंपनी में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक गए थे। इन लोगों से बिश्केक से करीब 300 किलोमीटर दूर तो खबर पीलीभीत से एक बार फिर आपको दूसरी बता रहे हैं। ईओ आवास पर अस्थायी रूप से कब्जा किए एसपी जिलाध्यक्ष के ऑफिस को खाली कराया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कब्जा खाली करके नगर पालिका के सुपुर्द किया है। प्रशासन का दावा है कि ऑफिस को खाली करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया था, जिसके बाद खाली न करने पर सभी सामानों को हटाया गया और ताला तोड़कर कमरे को कब्जा मुक्त कराया गया। हालांकि एसपी जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह ने बिना नोटिस कार्रवाई करने का दावा किया और मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। किसी भी न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के दबाव में काम करते हैं। जहाँ एक तरफ सभी लोग न्यायपालिका में जाकर अपना न्याय लेने के लिए जाते हैं और ये जो है न्यायपालिका के खिलाफ होकर, जहाँ न्यायपालिका के कर्मचारी द्वारा वहाँ के जो भी वहाँ से अलॉटमेंट हुआ था, तो यहाँ कमीशन हुआ था, सामान बाहरी जो भी उनकी देखरेख थी सब लिखा पढ़ी में थी वहाँ। और यहाँ तक कि जो हमारा वहाँ सामान अंदर पड़ा था उसमें बहुत ही गोपनीय दस्तावेज हमारे उसमें है, जो दस्तावेज किसी के हाथ में नहीं लगने चाहिए। जो पार्टी के अपने अंदरूनी जो दस्तावेज होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पार्टी के जो है तमाम जो है सामान वहाँ पड़ा था। तो सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीलीभीत में इसको खाली कराया गया। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला